नमस्कार। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। श्री कृष्ण जी सरल की ये पंक्तियाँ हमेशा अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने की प्रेरणा देती रही हैं। आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो केवल उन्हीं बलिदानियों के बलिदान की वजह से। स्वातंत्र समर के ऐसे ही एक महानायक अमर बलिदानी तात्या टोपे की बलिदान भूमि के रूप में शिवपुरी को जाना जाता है। तात्या टोपे अर्थात 1857 के वे अप्रतिम योद्धा जो चलते थे अकेले पर सेना बन जाती थी, जिनके संपर्क में आते ही कोयल भी वीर राग गाती थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने भी उनके शौर्य और संगठन कौशल की भूरी भूरी प्रशंसा की। अंग्रेजी समाचार पत्रों ने उन पर आलेख प्रकाशित किए। स्वातंत्र समर के उन्हीं महानायक तात्या टोपे को प्रणाम करते हुए उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को जानने और आम जन के साथ साझा करने की कोशिश क्रांति दूत ने की है। कैसे तात्या टोपे ने सेना जोड़ी, कैसे वे अंग्रेजों की गिरफ्त में आए और कैसे उन्हें फांसी दी गई, इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करते हैं शिवपुरी के मूर्धन्य इतिहासकारों, साहित्यकारों और पत्रकारों के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव अभी अभी निकला है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर प्रस्तुत है क्रांति दूत की यह विशेष प्रस्तुति। अंग्रेजी अफसर कहते थे कुछ इस तरह कि फिर किसी तात्या से पाला ना पड़े। मैं शिवपुरी के इस स्थान पे हूँ जहाँ पर 1857 के महानायक अमर बलिदानी तात्या टोपे को फांसी दी गई। टोपे के इस बलिदान स्थल को लेकर भी कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते रहे। कई लोगों के द्वारा ये कहा गया कि अमर बलिदानी तात्या टोपे को जो शिवपुरी में फांसी दी गई वह वस्तुतः तात्या टोपे थे ही नहीं। हम इसी बात को लेकर के आज आप सबके बीच में आए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर बलिदानी अमरवीर तात्या टोपे के जीवन पर आधारित आज इस परिचर्चा में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर लखनलाल जी खरे, जो करेरा महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे। लोक भाषा लोक देवता पर आपने बहुत बेहतर कार्य किया है, खासकर बुंदेली भाषा पर आपका अच्छा खासा नियंत्रण है, आपने काफ़ी कार्य किया है। आज हम प्रोफेसर साहब के पास में आए हैं। नमस्कार आशुतोष जी। जब 1994 में मैं शिवपुरी में आया, टोपे की समाधि के प्रथम दर्शन किए तो निस्संदेह मन में एक स्फुरण सा हुआ और मुझे हमारी जो इच्छा थी बड़ी बलवती हुई कि इनके संबंध में और विस्तार से जानूं। इसी बीच मेरा परिचय यहाँ दिनेश वशिष्ठ जी से हुआ और उन्होंने लगभग 4 वर्षों के सतत शोध के उपरांत कुछ नई जानकारियाँ उनके संबंध में प्राप्त की। मेरा उनके साथ स्थान स्थान पर जाना भी हुआ। हम लोग टीकमगढ़ जिले के अस्तौन किले में भी गए, जहाँ से ऐसी मान्यता है कि अस्तौन से भागते हुए एक गुप्ती और एक बस्ता वहाँ पर छूट गया था, जो टीकमगढ़ की तत्कालीन लड़ाई सरकार के मंत्री सेनापति नत्थे खां के पास आया और नत्थे खां से वो बस्ता होता हुआ शिवपुरी आया। उसमें कुछ पत्र थे, कुछ हिंदी के थे, कुछ बुंदेली भाषा में थे और कुछ उर्दू में थे। उन उर्दू पत्रों का आज तक अनुवाद नहीं हो सका है। शेष जो बुंदेली के और हिंदी के पत्र थे, शिवपुरी के तत्कालीन जनसंपर्क अधिकारी आनंद सिंह के प्रयासों से उनका अनुवाद मूर्धन्य विद्वान परम श्रद्धेय डॉक्टर परशुराम शुक्ल विरही जी ने किया। वो संकलन यहाँ से प्रकाशित हुआ नगर पालिका से। अब आज वो अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध इसलिए है कि उसकी
आगे संस्करण निकालने की कोई योजना बनाई नहीं गई। डॉक्टर परशुराम शुक्ल विरही ने बुंदेलखंड तात्या टोपे बुंदेलखंड में शीर्षक से एक किताब तैयार की थी और उसमें उन्होंने उन्हीं पत्रों का सहारा लेकर बड़े अनछुए पहलुओं को स्थापित किया था। वह स्वराज्य संचालनालय भोपाल से वह किताब प्रकाशित भी हुई थी। इन तमाम तथ्यों के आधार पर संक्षेप में हम यही कहेंगे कि तात्या टोपे बहुत ही जीवट के व्यक्तित्व के धारी थे। ऐसे समय में जब रानी लक्ष्मीबाई की सेना छिन्न भिन्न हो गई थी, अकेले तात्या टोपे ने हिम्मत नहीं हारी और वह यहाँ से छापा मार गुरेला युद्ध करते हुए समूचे क्षेत्र में गतिशील रहे। कोटा, सिरोंज, बूंदी, टीकमगढ़, ललितपुर, गुना, ईसागढ़, इतने दूर दूर तक छापा मार युद्ध उन्होंने किए। राजाओं को उन्होंने इस बात के लिए तैयार किया और इसलिए हमें बड़ा गर्व है कि हम उस भूमि पर सांस ले रहे हैं जिस सांस को तात्या टोपे ने अपने बलिदान से शुद्ध वायु में परिवर्तित किया। आपकी एक कविता तात्या टोपे जी पर आधारित है। मैं चाहता हूं कि आप वो कविता क्रांतिदूत के माध्यम से सभी दर्शकों के सामने पहुंचाएं। अपनी उस कविता को आप यहां पर प्रस्तुत करें। घेरा पड़ा तंग, छूटा साथियों का संग, हुआ अंग भंग, जंग छूटी खिस यानी खंग की, बैरी का घमंड, दंड पाके खंड खंड हुआ, काली काली का ने होली खेली लाल रंग की, चंचला सा चिलक चतुर चिप चोप चला, चाल में उमंग भरी गंग की तरंग की, घोरे रहे दंग, बोले जीत गया जंग, चंग विश्व में बजेगी रामचंद्र पांडुरंग की। वाह, तो ये थे प्रोफेसर लखनलाल जी खरे। धन्यवाद, आभार। तात्या टोपे पर आधारित इस परिचर्चा में हमारे साथ में जुड़े हैं श्री प्रमोद जी भार्गव। जनसत्ता से अपने पत्रकारिता के जीवन को प्रारंभ करने वाले प्रमोद भार्गव जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जानकारी जो अभी तक अछूती रही वो इस क्रांतिदूत की परिचर्चा के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। फतेहगढ़ से जब तात्या टोपे को पकड़ के लाए थे, गिरफ्तार किया था, तो वहाँ के जो उस समय के पाड़ोन के जो राजा थे, जागीरदार थे, वो लोग कहते हैं कि तात्या टोपे को जो फांसी दी गई है वो असली तात्या टोपे नहीं है, उनको तो हमने निकाल दिया था, किसी अन्य व्यक्ति को फांसी दी गई है। एक बार शिवपुरी वो आए थे तो उन्होंने पत्रकार वार्ता भी बुलाई थी और हम लोगों को इस बात का स्पष्टीकरण किया था, लेकिन उनके पास इस बात का कोई तथ्य या सबूत नहीं है कि जिस व्यक्ति को आपने पकड़वाया वो व्यक्ति कौन था। कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा। तो ये दोनों ही बातें मतलब जो नकारते हैं सब गलत हैं। वो वास्तव में तात्या टोपे ही थे, क्योंकि यदि तात्या टोपे जीवित रहते बाद में उनकी जगह किसी और व्यक्ति को फांसी दी गई होती तो तात्या टोपे किसी न किसी रूप में एक गुरिल्ला योद्धा के रूप में उनकी गतिविधियां सामने आती। उस फांसी के बाद कहीं भी उनकी गतिविधियां या चर्चा सामने नहीं आई कि तात्या टोपे जीवित हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा क्रांतिकारी जो महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महान योद्धा के साथ लड़े, जिनका कि लोहा सबने माना, वह व्यक्ति अपने प्राणों के भय से भूमिगत हो जाए और बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगे, ऐसा संभव नहीं लगता। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जो कुदरत है, ईश्वर है, वो विशेष आत्मशक्ति दे के पैदा करती है और वो अपने जीवन को देश के लिए अंततः न्यौछावर करके ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसके बहुत ज़्यादा कहीं तथ्य नहीं है, क्योंकि मैंने तो महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर किताब भी लिखी है, 1857 का लोक संग्राम और रानी लक्ष्मीबाई, और वो भारत नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है। उस समय मैंने बहुत अध्ययन किया था तात्या टोपे को लेके, महारानी लक्ष्मीबाई को लेके, और मेरे पास खुद के पास भी वो सब किताबें हैं जो इतिहास के तथ्यों को प्रस्तुत करती हैं। तो जिन लोगों ने इतिहास के क्षेत्र में बड़ा काम किया, जैसे पंडित सुंदरलाल, भारत में अंग्रेजी राज, ये सबसे महत्वपूर्ण किताब मानता हूँ मैं इसको, जो भारतीय दृष्टिकोण से लिखी गई है और जो पूरी तरह अंग्रेज़ों
की जो रोजनामचे लिखे जाते थे, वो दिन भर का जो घटनाक्रम उसमें प्रस्तुत करते थे अंग्रेज अधिकारी, उनको बेस बना के लिखी गई है। मतलब सबसे तथ्यात्मक किताब मैं उसको मानता हूँ। तो अंग्रेज़ों ने कितनी लूट की, किस किस को कैसे मारा, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या हरकतें की, वो एक दस्तावेज़ है, उससे ज़्यादा प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। बाकी लोग चूँकि देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो लोगों को पश्चाताप हुआ जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो वो अपनी एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सामने आना चाहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, और तात्या टोपे जैसे महान योद्धा को मौत के घाट उतारने में या अंग्रेज़ों को गिरफ्तार कराने में हमने कोई योगदान नहीं दिया। एक तरह से वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोक मान्यताएँ और वास्तविकताएँ वे छिपती नहीं हैं। तो वो वास्तविकता जो है वो है कि तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई, और जो तात्या टोपे का बयान है उस समय का, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। वो तात्या टोपे जैसा ही महान व्यक्ति उस तरह का बयान दे सकता है। तो मेरा तो ये विश्वास है पूरी तरह कि वो तात्या टोपे ही थे, और उनको जहाँ फांसी दी गई वह पूरी तरह अभिनंदनीय और वंदनीय स्थल है, और हम उसको प्रणाम करते हैं। तात्या टोपे के जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्रसंग आपको स्मरण आता है? आपने जैसे चूंकि अभी एक तथ्यों की और पुस्तक की बात करी, तो उससे निकल करके कोई ऐसी प्रमाणिक जानकारी आती है जो तात्या टोपे को और विशिष्ट बनाती है और एक महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत करती है? देखिए, तात्या टोपे सब जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के साथ आए, और वो उनके सेनानायक थे। जब महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई ग्वालियर की धरती पर, तो तात्या टोपे वहाँ से निकले किसी तरह से, और निकल के वो जौरा और इधर से होते हुए वो नर्मदा नदी तक पहुँचे। तो इस क्षेत्र में जाते हुए लगातार उन्होंने उन जमींदारों जागीरदारों से युद्ध किए जो अंग्रेज़ों की सत्ता को बरकरार रखने में अपना योगदान दे रहे थे। उन्होंने तोपों को लूटा, उनको परास्त करके उनसे धन भी वसूला कि हमें युद्ध के लिए धन चाहिए, इतना धन दो। और वो एक जगह उन्होंने नहीं किया, कई जगह किया है। जो भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक है उसमें पूरा एक एक जगह का उल्लेख पंडित सुंदरलाल जी ने किया है। उसमें पूरे ब्यौरे दिए हैं कि कितनी तोपें ली, कितना सोना चांदी लिया, कितना नकदी लिया, पूरा उसमें ब्यौरा दिया है। तो तात्या टोपे शांत बैठे ही नहीं है। तात्या टोपे को उम्मीद थी कि नर्मदा पार करके किसी तरह से मराठा भूमि, मतलब महाराष्ट्र की भूमि में पहुंच जाऊं। तो उनको विश्वास था कि चूँकि मैं मराठा हूं, तो जो मराठा शासक हैं वहां के, वो कुछ ना कुछ ऐसा योगदान करेंगे कि जिससे फिर ग्वालियर के क्षेत्र में आके अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन तात्या टोपे को वहाँ निराशा हाथ लगी। वहाँ पहुँचने के बाद फिर वो वापस नर्मदा पार करके मध्य क्षेत्र में आए। सिरोंज के क्षेत्र में वो काफ़ी समय रहे, और सिरोंज के जो लोग थे उन्होंने उनकी मदद भी की। लेकिन उस समय भारतीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता संग्राम था महारानी लक्ष्मीबाई का, उनकी मृत्यु के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गया था वो। तो उनको निराशा हाथ लगी। तो पाड़ौन के जो जमींदार थे वो उनसे मिले तात्या टोपे कि तुम कुछ मदद करो। लेकिन उन्होंने मदद करने की बजाय तात्या टोपे को हिरासत में अंग्रेज़ों के हिरासत में ला दिया। अब चूंकि वो तात्या टोपे की पाड़ौन के राजा पहले मदद करते थे, जो एक सच्चाई है, लेकिन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उनको कहा कि यदि तुम तात्या टोपे को गिरफ्तार करा दोगे तो जो तुम्हारी जागीर की जो सुविधाएं थीं वो जो बंद कर दी गई हैं, हम उनको बहाल कर देंगे। तो तात्या टोपे को उन्होंने गिरफ्तार कराया। उसके तत्काल बाद उनकी सारी जो शर्तें थीं वो मान ली गईं, और जो सुविधाएं थीं वो सब बहाल कर दी गईं। इससे प्रमाणित होता है कि जो उन्होंने ही तात्या टोपे को पकड़वाया। तो ये थे श्री प्रमोद भार्गव जी, भारत के वरिष्ठ लेखक पत्रकार, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज क्रांति दूत के माध्यम से हमसे साझा करी, हमारे दर्शकों के बीच में पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आपका भी आशुतोष। 1857 के महामना महानायक, उस क्रांति के अग्रदूत तात्या टोपे की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुँचे हैं श्री दिनेश वशिष्ठ जी के पास। श्री दिनेश जी वशिष्ठ कला रंगमंच से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने तात्या टोपे पर जो शोध किया है, मुझे नहीं लगता कि उतना शोध
शिवपुरी जिले या ग्वालियर चंबल संभाग में और किसी ने किया। आपने 4 और 5 वर्ष तक निरंतर तात्या टोपे के बारे में जितनी जानकारियां जुटाई उतनी जुटा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि वो सारी जानकारी जो आपने शोध करके बड़ी मेहनत से जुटाई है, वो सारी जानकारी क्रांति दूत के माध्यम से आज हमारे दर्शकों के बीच में आप पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। चूँकि शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी हुई है, इसलिए शिवपुरी का बाशिंदा होने के नाते मेरा एक स्वाभाविक जुड़ाव उनसे है। मैं गर्व महसूस करता हूं कि उस हुतात्मा ने अपना बलिदान देने के लिए शिवपुरी को चुना और इस शहर का मैं निवासी हूँ। दरअसल मैं ये मानता हूँ कि तात्या टोपे को उतना प्रचार नहीं मिला है, उतना सम्मान नहीं मिला है जितना उसे मिलना चाहिए था। इसलिए तात्या तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिख दी, लक्ष्मीबाई बहुत आगे बढ़ गई, उनको लोग सम्मान देते हैं, सम्मान देने लायक थी भी। नाना साहब का जिक्र लोग करते हैं, तात्या टोपे का जिक्र कम करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो युद्ध क्षेत्र में कानपुर की लड़ाई जो नाना साहब के नेतृत्व में लड़ी गई और झांसी की लड़ाई जो लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ी गई, इन दोनों को से अगर वो क्षेत्र कंपैरिजन करें, उसकी तुलना करें जो तात्या टोपे ने लड़े, वो बहुत बड़ा भूभाग था। राजपूताना, वर्तमान मध्य प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र, इतने बड़े इलाके में उस व्यक्ति ने 8-9 महीने लोहा लिया अंग्रेजों से, लेकिन उसको उभरता नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मैं ये कहूँ आपसे कि तात्या टोपे को हम एक केवल सैनिक या सेनापति बस यही मानते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं है। तात्या टोपे एक बहुत कुशल प्रशासक थे, वो बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, वो बहुत अच्छे योद्धा थे और बहुत अच्छे सेनापति थे। मैं अगर ये कहूँ कि वो बहुत अच्छे योजनाकार थे तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अब आप देखिए, एक पंडित जी जो पूजा करते हैं, उस परिवार का लड़का जो वहीं अपने बाजीराव पेशवा के यहाँ अपने वहाँ क्लर्की टाइप करने वाला आदमी, तो उसके मूल्यांकन आपको लगेगा कि छोटा आदमी है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा से नाना साहब पेशवा का बिल्कुल दायां हाथ कह लीजिए वो बन गया। तात्या टोपे का उभार होता है तब 1857 की जून में, जब कानपुर के कलेक्टर को ये लगता है कि यहाँ पे विद्रोह हो सकता है सेना में, तो वो नाना साहब पेशवा को सैनिक और तोपें लेकर मदद के लिए बुलाते हैं। ये बड़ी अच्छी कूटनीतिक चाल चलते हैं और उनके खजाने पे और उनकी तोपों पे उनकी जो वो थी गोला बारूद, उसको अपने कब्जे में लेते हैं। फलतः लड़ाई शुरू होती है। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अंग्रेज़ हार जाते हैं और अंग्रेज़ हारने के बाद एक समझौता होता है। उनको कहते हैं कि आप निकल जाओ कानपुर से, वो चले जाते हैं। उस पूरे घटनाक्रम में तात्या टोपे बहुत तेज़ी से उभरे, उनके नेतृत्व को लोगों ने सराहा। वहाँ यद्यपि उस युद्ध का संचालन एक मुसलमान सेनापति कर रहा था, लेकिन जो पीछे से कूटनीतिक गतिविधियां हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियां हैं, वो तात्या ने चलाई। उसके बाद वहाँ पर इनका राज कायम हो गया और फिर अंग्रेज़ों ने दोबारा हमला किया तो फलतः उनको कानपुर छोड़ना पड़ा। अब छोड़ने के बाद आप गौर करेंगे कि नाना साहब तो अपने परिवार को साथ में लेके लखनऊ के फतेहपुर इलाके में पहुंच गए। अब ये रह गए अकेले, लेकिन इन्होंने उनके साथ तालमेल बना के इन्होंने फिर से सेना इकट्ठी की। सेना इकट्ठी करने के बाद इन्होंने कालपी पर कब्जा किया, उस पर अपने आप को बिठा लिया। वहाँ बैठने के बाद इन्होंने पूरे क्षेत्र में, मतलब यूँ समझ लीजिए कि रेवेन्यू कलेक्शन और वहाँ की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको उन्होंने वहाँ संभाला। इसके अलावा उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया और पुनर्गठन करने के बाद ताकत इकट्ठी कर ली। अंग्रेज़ों से अभी उनकी फाइट नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर अकेले तात्या टोपे ने, राव साहब आ गए थे, लेकिन राव साहब में इतना वो सिर्फ ये इसलिए कि वो पेशवा परिवार से हैं, इसके अलावा उनमें कोई ज़्यादा योग्यता, सारी व्यवस्था काम तात्या टोपे करता है। उनकी हिम्मत देखिए कि वो पुनः उन्होंने कानपुर पे हमला किया। यद्यपि वो कानपुर को नहीं जीत पाए, लेकिन हमला किया, घुस गए कानपुर तक। ये बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद लौट आए
अब वो समझ गए थे कि अब फिर से लड़ाई होगी। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया कि वे कुशल प्रशासक थे, कुशल सेनापति थे, लेकिन वो कुशल कूटनीतिज्ञ थे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आश्चर्य होता है मुझे, और डिटेल बाद में कभी। वो ग्वालियर आए। ग्वालियर में अंग्रेज़ों की कंटिंजेंट सेना थी जो मुरार में छावनी में रहती थी, ट्रेंड थी, उसमें विद्रोह हो चुका था, और वो सन 57 से ही ये उनके टच में थे। ये आए और आकर उनको अपने पक्ष में कन्विंस करके और कालपी ले गए। हालांकि उन्होंने जहाजीराव सिंधिया से कहा कि हम जा रहे हैं, हमको गोला बारूद और सब ले जाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, ऊँट चाहिए, आप हमें दिलाइए। जहाजीराव सिंधिया ने दिलाए, वो सेना लेके चले गए, वो कालपी ले गए। तैयारी बहुत अच्छी थी। वहाँ से चूंकि चरखारी का राजा अंग्रेज़ों का पिट्ठू था पूरी तरह से और मदद करता था, तो इनको राव साहब के आदेश से ये चरखारी गए। जो चरखारी जाके उस पर हमला किया और चरखारी से उन्होंने तोपें लूटी, पैसा लिया 3 लाख रुपया। वहाँ लक्ष्मीबाई का संदेशा इनके पास पत्र पहुँचा कि यहाँ घेरा पड़ चुका है, यहाँ लड़ाई चल रही है, मदद को आओ। तो चूंकि वो चरखारी में थे और बिना राव साहब की अनुमति के वो मूव नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने हरकारे को कहा कि तुम राव साहब से परमिशन लेके आओ। लिखा हुआ है कि राव साहब जयपुर से लौटे। वो कौन सा जयपुर है, राजस्थान का जयपुर है या कहाँ का है मुझे नहीं मालूम, वहाँ से लौट आए थे और उन्होंने फिर इनको पत्र लिखा कि मदद के लिए जाओ। तो ये चरखारी से सीधा झांसी आए। जो लोग जानते हैं इसका भूगोल जानते हैं यहाँ का, तो चरखारी और झांसी में ज़्यादा दूरी नहीं है। जब वो आए एक शाम गोमती के किनारे, सॉरी माफ़ कीजिए, बेतवा के किनारे उन्होंने विश्राम किया। नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में जब चले तो टीकमगढ़ की सेनाएं और अंग्रेज़ों की सेनाएं उन्होंने उसको घेर लिया। घेरने के बाद वहाँ एक युद्ध हुआ। वो युद्ध में स्थिति हुई कि चूंकि इनकी तोपें गड़ गई थी रेत में, और ये रेत की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अगला दस्ता चला गया था, ये लोग नहीं जा पा रहे थे, इसलिए एक तरह से इनको मैदान छोड़ना पड़ा। जब ये मैदान छूटा तो तात्या टोपे की तलवार, तात्या टोपे का बस्ता, तात्या टोपे की गुप्ती मैं वहीं छूट गई। वहीं छूटी है, इसका उल्लेख है उस समय जो कर्नल जो भी कोई उच्चाधिकारी था सेना का अंग्रेज, उसने उस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब वो ये लोग चले गए तो वहाँ पे तात्या टोपे का पर्सनल सामान प्राप्त हुआ। तो वो यही होगा जो बाद में टीकमगढ़ के दीवान नत्थे खां ने अपने पास रख लिया था। तो ये कूटनीति से सेना को वहाँ से लाना एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद तो सभी जानते हैं कि ग्वालियर, अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि वो कूटनीति थी कि जो उन्होंने गोपालपुर, वो गोपालपुर जो वर्तमान में जालौन ज़िले में है और आपके दतिया ज़िले के सेंवड़ा के पास में है, उसका एक पत्र इनके बस्ते में प्राप्त हुआ। शायद उन्होंने कहा हो कि भाई हमारी तुम्हारे आने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस पत्र में उसने लिखा है कि आपका घर है, आप चाहे जब आओ, सेवा में हाजिर हो। तो उससे करके और कोंच की लड़ाई के बाद जब ये वापस आए, वहाँ पराजय हुई अंग्रेज़ों से। बड़ी मज़ेदार चीज़ है वो पराजय होती नहीं लेकिन हुई। जब ये लौटे वहाँ से तब इन्होंने कहा कि अब कालपी पे दोबारा हमला होगा। एक बार तो कोंच में लड़ाई लड़ ली, अब वो यहाँ आएंगे, और साफ इन्होंने कहा कि अब मुश्किल है कि हम इनसे जीत पाएँ। कालपी में 2 दिन लड़ाई हुई। आप ऐसा करना, ऐसा लगे कि बस अब पराजय निश्चित है, हम नहीं। तो राव साहब और लक्ष्मीबाई वो वहाँ से सीधे चल के गोपालपुरा पहुँच जाए। गोपालपुर में मैं आऊँगा, मैं अभी अपने परिवार को लेके भिंड जा रहा हूँ वहाँ रखने के लिए। इस बहाने से वो चले और 5000 सैनिक कलेक्ट करके उन्होंने वहाँ पे इकट्ठे किए गोपालपुर पे, वो लाए। वो सैनिक कौन थे, ये विवरण एक किताब में मिलता है जो 1885-86 में प्रकाशित हुई। एक कोतवाल थे, उनकी किताब में है। तो वो लाए, तो ये तो हुई उनकी कूटनीति। उनके बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, माफ़ कीजिए, आप भी बुद्धिजीवी हैं, मैं भी हूँ, पर हमारे यहाँ हमारे सम्मानित डॉक्टर विरही साहब हैं, प्रोफेसर विरही, उनकी एक कविता की 2 लाइनें हैं कि मैं
विशिष्ट दिखने के लिए सर्राफा बाजार में भूसा लेकर बैठा और मुझे तलाश है उन कंधों की जिस पर चढ़कर मैं ऊंचा दिख सकूं। बुद्धिजीवियों में भी यही है। अध्ययन तो मुझे लगता है कि बहुत कम करते हैं, लेकिन हमें विशिष्ट बनना है, तो हमने एक शगुफा छोड़ दिया कि जिस आदमी को यहाँ फांसी लगी वो तात्या टोपे नहीं था। अब मैं आपको क्या बताऊं, कहा जाता है कि ग्वालियर के एक सज्जन हैं, उनको फांसी दी गई थी। उनके पड़पोते वहाँ पे प्रिंसिपल थे कि स्कूल में, पड़पोते ने बताया कि मेरे परदादा ने फांसी चढ़ी थी। एक विवरण में आता है कि आपके ये बड़ौदा वहाँ का एक व्यक्ति था, उसको लाके फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसके कई कुतर्क दिए जाते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनके परिवार वाले ये कहते हैं कि नहीं साहब वो तो साधु बन गए थे। अब मजे की बात देखो आप, तात्या टोपे के वंशज हैं पराग टोपे। उन्होंने एक किताब लिखी है तात्या टोपे के ऊपर, बेहतरीन किताब है, अच्छी शोध की हुई है। वो अपने परिजनों की इस बात को झुटला देते हैं। जो परिजन ये कहते हैं कि साहब वो तो साधु हो गए थे, फिर उनकी मृत्यु फलां जगह हुई, फिर 1900 कुछ में हुई, वगैरह वगैरह। वो टाइमिंग का हिसाब नहीं रखते जो रखना चाहिए। वो पराग टोपे अपने परिजनों की इस बात को झुटलाए थे। बताया जाता है कि तात्या टोपे जो हैं वो अपनी बहन की शादी में आए थे, वो अपने पिता की मृत्यु पे आए थे, ठीक है, वो झुटला देते हैं। पराग टोपे ये इस्टेब्लिश करते हैं कि तात्या टोपे की मृत्यु 1 जनवरी 1859 को छिपा बरौद की लड़ाई में हुई सुबह 6 बजे। उसका वर्णन हंसेंगे आप अगर उसको पढ़ेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि वो घूम घाम के यहाँ आए, वो तो मर चुके थे, फिर उनकी लाश को इस तरह घुमा के लाए और यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। एक और बड़ा झूठ जो कभी किसी ने नहीं कहा। कहाँ पर? पाड़ोन में। अब वो कहते हैं कि ये झूठा क्यों वो किया गया, उसके पीछे वो कारण बताते हैं कि साहब उसको इनाम की इच्छा थी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इनाम की इच्छा होती तो 1000 रुपये पेंशन क्यों उसकी बांध दी गई थी मानसिक की। बाद में पाड़ोन जागीर का क्या हुआ ये बात की बात है, उसको क्यों पेंशन दी गई। अगर वो वहाँ मर गए तो क्यों झूठ चढ़ाया, एक बहुत लंबा विषय है विवाद का, लेकिन ये 100% सही है, 99% नहीं, 100% सही है कि यहाँ पर जिस आदमी को फांसी दी गई वो हमारे सबके श्रद्धेय तात्या टोपे जी थे, उन्हीं का बल। तो ये थे आदरणीय श्री दिनेश वशिष्ठ जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी जो उन्होंने शोध के माध्यम से जुटाई वो क्रांति दूत के साथ आज साझा करी। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय दिनेश जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मौका दिया आपने।